कि अभी तक दुनिया में 118 तत्वों की खोज हुई है। इनमें से एक तत्व हमारा कार्बन भी है। यदि हम कार्बन को हटा दें तो शेष हमारे 117 तत्व बचते हैं। इन 117 तत्वों के समस्त जो यौगिक हैं, जो लगभग अभी तक ज्ञात हैं, उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि अकेले कार्बन के यौगिकों की संख्या लगभग 21 लाख है। तो जिन तत्वों के यौगिकों की संख्या जिस तत्व के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है वो तत्व है कार्बन। तो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और शेष जो तत्व मीन्स 170 तत्व जो शेष रहते हैं, इनमें कार्बन सम्मिलित नहीं होता, अतः इसे अकार्बन कह सकते हैं। और अकार्बन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे H2O अकार्बनिक रसायन में आएगा, H2SO4 अकार्बनिक होगा। इसमें कार्बन के कुछ यौगिक जैसे CO2, CO, NaSCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट को भी अकार्बनिक में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनकी जो समानता है वो अकार्बनिक यौगिकों के साथ अधिक होती है। तो अकार्बनिक यौगिकों की संख्या कम है, इसे अकार्बनिक रसायन बोला जाता है। और कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। बेंजीन C6H6 कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। CH3COOH कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। मेथेन CH4 कार्बनिक रसायन होगा। एथिल एल्कोहल C2H5OH कार्बनिक रसायन होगा, जबकि Na2CO3 अकार्बनिक होगा। NaHCO3 अकार्बनिक होगा। यद्यपि इनमें कार्बन है, परंतु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बन मोनोऑक्साइड को अकार्बनिक यौगिकों के साथ अध्ययन करते हैं। तो मूल रूप से अंतर है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसके लिए एक अलग रसायन बनाया गया, इसे कार्बनिक रसायन बोला जाता है। हमारा जो जैव जगत है मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन है। जैसे हमारा सारा भोजन, जीवधारियों की संरचना ये कार्बनिक यौगिकों से हुई है। ये कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ये कार्बनिक रसायन में आएगा। जबकि अकार्बनिक रसायन जैसे H2O है, NaCl है, HCl है, H2SO4 है, इन्हें अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ में